ठीक है, कल का जो कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग क्लाइमेट का डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो बचा हुआ है उसी को लेकर के पहले डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। फिर आज का जो सेट है उसमें देख लेंगे फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 इसका बताओ। असर्शन क्या है? रेनफॉल अकर्स इन द विंटर सीजन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट। इन समर दीज रीजन्स रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? मतलब कि ए इसका है, सो राइट आंसर हो जाएगा, है ना? क्योंकि कल हम लोग डिस्कस किए थे। कल हम लोग डिस्कस किए थे कि जो मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है ना, भूमध्य सागरीय जलवायु, इसमें क्या होता है? बारिश कब होता है जी? विंटर में बारिश होता है ना? सर्दियों में मौसम में वर्षा होती है, तो बिल्कुल सही है। और इसके पीछे का रीजन हमने पढ़ा था। रीजन क्या था? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्लीज, है ना? यानी कि पछुआ पवने बेसिकली क्या हो जाता है? ऑनशोर हो जाता है ना, ड्यूरिंग विंटर्स। और मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है बेसिकली किस वजह से फॉर्मेशन हो रहा था? ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स, तो है ना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स, शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स, प्रेशर बेल्ट्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो है, इन समर दीज रीजन्स रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड्स। ये कौन सा विंड होता है? ड्राई विंड्स जो होता है, ट्रेड विंड्स होता है ना। दीज आर बेसिकली द ड्राई ट्रेड विंड्स, ड्राई ट्रेड विंड्स। और अगर मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात की जाए तो ये कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन पे मिलता है कि वेस्टर्न मार्जिन पे मिलता है? वेस्टर्न मार्जिन पे, जैसे कि कैलिफोर्निया, ये सब देखो, है ना, वेस्टर्न मार्जिन पे मिलता है ना? इट इज फाउंड जनरली ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। वेस्टर्न मार्जिन यानी कि पश्चिमी जो तट होगा कॉन्टिनेंट का, बेसिकली उसी के आसपास जो है आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट है, सो मिड लैटिट्यूड में पाया जाएगा, है ना? कहाँ पे? मिड लैटिट्यूड में। ठीक है, मिड लैटिट्यूड। मतलब कि बेसिकली मेडिटेरियन रीजन 30 से 35 डिग्री जो नॉर्थ एंड साउथ जो लैटिट्यूड है उसके आसपास में ये पाया जाता है। इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल क्या है? जैसे कि कैलिफोर्निया, है ना, केप टाउन, चिली, है ना, एडिलेड, है ना, ये सभी रीजन्स में मेडिटेरियन क्लाइमेट है सो पाया जाता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट में सबसे जो प्रमुख जो वेजिटेशन है वो क्या है? मतलब कि इसका किस चीज के लिए यूज करते हैं? यहाँ पे आप देखो तो जो साइट्रस फ्रूट्स जो होता है ना, जो जिससे रस हम लोग ज्यादा निकाल सकते हैं, जिससे वाइन ये सब जो बनता है, शराब ये सब बनता है, ग्रेप्स ये सब जो होता है, वो आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट में ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना? तो आप लिख सकते हो कि मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है यहाँ पे आपको, है ना, वाइन ये सब का है सो मैन्युफैक्चरिंग खूब खूब होता है, वाइन ये सब का। साइट्रस फ्रूट्स का यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगा। हाँ, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स ये सब जो है ना, यहाँ पे आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी यूट्यूब पे एक सेशन जो है हम आपको लाइव अभी जस्ट लिए थे, है ना, 3 बजे से था, 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट सेशन है, 1.5 घंटे से थोड़ा सा कम होगा। उसमें इंडियन फेडरलिज्म को डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर किसी को पॉलिटी में डाउट हो ये सब चीज समझने में कि फेडरलिज्म क्या होता है, क्या मतलब होता है, और उसको, तो वो सेशन यूट्यूब पे देख लेना, सर्वोदय कॉलेज चैनल पे, है ना। आज ही का सेशन है, लाइव देख लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ। Which one of the following is the characteristics climate of the tropical savanna region? निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की जलवायु की विशेषता है? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल इन विंटर ओनली, एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन, ए डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। क्या होगा? डी, निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। तो कल मैंने आपको बताया था सवाना के बारे में कि सवाना जो है एक घास का मैदान होता है। कहाँ पे होता है? मतलब सवाना तो खैर सूडान वाले रीजन में है, सूडान में है ना, सूडान में है बेसिकली, लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सवाना घास का मैदान जो है सो ऊपर में
पोलर रीजन में ढूंढने चले गए, ऐसा नहीं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। सो आपको ग्रासलैंड है, सवाना। और इसका जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे एक डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन होगा, यानी कि एक सीजन ड्राई होगा फिर बारिश आएगा, फिर ड्राई होगा फिर बारिश आएगा। सवाना में क्या टेम्परेचर का जो प्रोफाइल है, क्या ये बहुत ज्यादा वेरी करेगा? क्या नहीं करेगा, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन का है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है विंटर ये सब वैसा नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये चीज याद रखना कि जो अगर सवाना के बारे में कभी भी डिस्कस करें तो अपने स्टेटमेंट में ढूंढना कि जहाँ पे ड्राई एंड वेट सीजन की बात की जाए, ड्राई वेट ड्राई वेट ड्राई वेट, वो सवाना होगा। और ट्रॉपिकल में होना चाहिए, ट्रॉपिकल में, है ना। अगर यहाँ पे ये बात करो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ये कहाँ का होगा? मतलब चाइना भी है, लेकिन मेन चाइना होगा क्या? मेन इक्वेटोरियल होगा, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। ठीक है, रेनफॉल इन विंटर मेडिटेरियन में, भूमध्य सागरीय में। एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन, एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन। अब इसको कोई डेफिनेट कहीं पे ऐसा नहीं है, ये बहुत कम जो है। अब इसको अगर ट्रॉपिकल या टेम्परेट ऐसा कुछ लिखता तो समझ में आता, बट एज सच कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बहुत ही शॉर्ट ड्राई सीजन हो। बट हाँ, ए बी और डी है, तो डेफिनेट मतलब अलग अलग रीजन को डिफाइन करता है। द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज, ये है ना, रसिया में है, ठीक है, रसिया में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25। चलो इसका बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग continents has all types of climatic zones? South America, North America, Australia, Asia? साउथ अमेरिका, क्यों? साउथ अमेरिका क्यों? तीनों पास होता है। साउथ अमेरिका से मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? नहीं। अरे क्लाइमेटिक जोन्स का बात किया जा रहा है, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। एशिया में देखो तो ऊपर में जो है रसिया का पार्ट आ जाएगा, वहां पे पूरा का पूरा टुंड्रा क्लाइमेट भी पाया जाएगा, टैगा क्लाइमेट भी पाया जाएगा। जो साइबेरिया का जो रीजन है बेसिकली क्या है, पूरा का पूरा कोल्ड डेजर्ट है वो। फिर नीचे आ जाओ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाओ तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलेगा। थोड़ा और नीचे चले जाओ, सिंगापुर वियतनाम वाला जो रीजन है, इंडोनेशिया का जो रीजन है, वहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो एशिया में पूरा का पूरा क्लाइमेट जोन जो है ना। आंख आंख लाल है क्या तुम्हारा? क्या हो गया? जाके अगर वॉश करना है तो कर लो उधर पानी से। ठीक है, तो एशिया इसका है, सो राइट आंसर हो जाएगा एशिया। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, ये सवाल को आंसर करके बताओ तो देखिए कितना लोग सही जवाब देते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। द पोर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप आर ओपन थ्रू आउट द ईयर। रीजन है द साउथ वेस्टर्ली विंड्स ब्लो ओवर द नॉर्थ वेस्ट यूरोप थ्रू आउट द ईयर। हाँ, नहीं समझ में आया? तो ये कहीं ना कहीं एमसीक्यू प्रैक्टिस किए होगे पीवाईक्यू में, कभी तो देखे होगे ना? नहीं देखे? अच्छा, कोई बात नहीं। ये सवाल काफी अच्छा बनाया गया है। सी, सी कौन बोला? सी मतलब कि ए इज ट्रू, बी बट आर इज फॉल्स। क्या होगा? बाकी लोग बताओ।
इसका आंसर है सो बी होगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सवाल क्या कह रहा है, इसको समझो। द पोर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप आर ओपन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। द साउथ वेस्टर्ली विंड्स ब्लो ओवर द नॉर्थ वेस्ट यूरोप थ्रू आउट द ईयर। इस चीज को समझते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का बात किया जा रहा है, समझो। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यूरोप मतलब कि आपको मालूम है कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप का बात किया जा रहा है। सपोज कि ये मेन लैंड यूरोप हो गया, इधर इटली इटली हो गया, इधर मेडिटेरियन सी हो गया, इधर यूनाइटेड किंगडम हो गया, इधर ऊपर में जर्मनी ये सब है, ये नॉर्थ सी हो गया, है ना, नॉर्थ सी हो गया। नीचे में इधर देखो तो ये अपना अफ्रीका का पार्ट हो जाएगा, इधर मेडिटेरियन सी हो जाएगा, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया नीचे में। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये रीजन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, इसका कुछ पार्ट इधर का भी क्या बोलता है कि द पोर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप आर ओपन थ्रू आउट द ईयर। देखो यहाँ पे क्या है कि इस वाले रीजन में ऊपर में, इस वाले रीजन में क्या है, यहाँ पे काफी कोल्ड बेसिकली वाटर्स जो है सो रहेगा, है ना। तो विंटर्स में क्या होता है ना कि ये सभी पोर्ट्स जो इस वाले रीजन के हैं ना, ये क्लोज हो जाते हैं। पोर्ट्स आर क्लोज, बहुत सारे रीजन में पोर्ट्स आर क्लोज, किस वजह से, तो वहां पे है सो पानी है सो जम जाता है ना, आइस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यूरोप में आप देखोगे विंटर्स में काफी है सो स्नोफॉल ये सब होगा, है ना, वाटर ये सब फ्रीजेड हो जाएगा, जम जाएगा वहां पे। तो पानी ही जम जाएगा तो क्या कोई जहाज जो है इधर इस वाले रीजन में पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ऐसा देखा गया है, ये और ऊपर में ये सब चीज होता है कि ऊपर का पोर्ट ये सब जम जाएगा, जैसे स्वीडन ये सब हो जाएगा ऊपर में। लेकिन यहाँ का जो पोर्ट्स जो है ना सालों भर खुला रहता है, ऑपरेट होते रहता है। इसके पीछे का रीजन क्या हुआ, दैट मीन्स कि यहाँ का पानी है सो नहीं जम रहा है, तभी तो पोर्ट्स ऑपरेट होगा। पानी के नहीं जमने का रीजन क्या है कि यहाँ पे या तो गर्म पानी कहीं से आ रहा है। गर्म पानी कहाँ से आता है बताओ, इक्वेटर से। देखो ओशन करेंट्स का क्लास कितना लोगों को याद है, ओशन करेंट्स का जब क्लास पढ़ाए थे, है ना, तो आपको मैंने बताया था कि, है ना, है ना, ये आपको ये सब जो है कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने कई बार ऐसे समझा रखे हैं बट आप भूल जाते हैं, ठीक है। इसको भूलोगे तो काम कैसे चलेगा। कुछ ये मैप वैप कुछ समझ में आ रहा है जी, क्या बना दिए हैं, क्या बना दिए हैं, बोलोगे सर क्या ही बकवास मैप बना दिए हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की बात की जा रही है, यानी कि इस वाले रीजन का बात किया जा रहा है ना, ये वाले रीजन का बात किया जा रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप। और सवाल क्या कहता है कि यहाँ पे जो है आपका सालों भर है सो पोर्ट्स है सो ऑपरेट हो रहा है। तो सिंपल सा बात है कि पोर्ट पे है सो पानी वानी रहेगा, जमेगा नहीं, है ना। इसके पीछे का रीजन ये होगा कि आपका इक्वेटर कहाँ पे है ना, सपोज दिस इज द इक्वेटर है ना। तो यहाँ से ओशन करेंट्स का जो है फॉर्मेशन होता है ड्यू टू ट्रेड विंड्स, ये याद आ रहा होगा, ये ऊपर जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में से, है ना, इधर से घूम फिर के फिर ऐसे ऊपर ऊपर की ओर जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ये है, ये क्या है, इसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवतीय विषुवतीय धाराएं, इक्वेटोरियल करंट्स को विषुवतीय धाराएं बोलते हैं। समझ में आ गया। ये कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ अटलांटिक है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो ये जो ओशन करंट है इसको मैंने रेड में दिखाया इस वजह से क्योंकि ये वार्म ओशन करंट है
है ना। इक्वेटर के पास में से पानी जो है सो मूव करेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन भी ऐसा ही होता है ना। अगर ट्रेड विंड्स को देखो, ट्रेड विंड्स भी कुछ इसी तरीके से फ्लो करते रहता है, ट्रेड विंड्स, है ना। तो ट्रेड विंड्स भी है, पानी को है सो आगे की ओर पुश करते रहेगा, वार्म वाटर्स जो है सो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटर के पास में जो ओशन करंट है, जो महासागरीय धाराएं हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो अगर इक्वेटर से नॉर्थ में है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, है ना, यानी कि उत्तरी महासागरीय धाराएं, विषुवतीय महासागरीय धाराएं। फिर ये और ऊपर जाएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में से, है ना, ऊपर की ओर मूव करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? गल्फ स्ट्रीम कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसको? गल्फ स्ट्रीम, गल्फ धाराएं। कैसा स्ट्रीम होगा? तो देखो गर्म पानी ही तो घूम के ऊपर जा रहा है ना, गर्म पानी, ये और ऊपर में जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, याद कर लो ये सब चीज, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये देखो गर्म पानी जो है सो ऊपर की ओर पहुंच गया कि नहीं, है ना। तो ये ओशन करेंट्स के वजह से, ओशन करेंट्स के वजह से जो है यहाँ का जो रीजन है वेस्टर्न यूरोप, ये पश्चिमी यूरोप है ना, पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप है, इधर पूर्वी यूरोप हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट है सो मेंटेन हो जाता है ना, महासागरीय धाराएं की वजह से। इस वजह से यहाँ का जो पोर्ट्स है वो सालों भर है सो ऑपरेट होगा, यहाँ पे कभी भी बर्फ ये सब नहीं जमेगा, पानी जो है सो नहीं जमेगा, समझ में गया, ठीक है। दूसरा आपको एक पॉइंट और समझना है, यहाँ पे एक और करंट जो है सो ऊपर से नीचे की ओर आता है, ये कोल्ड करंट रहता है, बेसिकली वार्म नहीं रहता है, ये कोल्ड करंट रहता है जो कि ऐसे मिल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनरी करंट, ठीक है, कैनरी करंट इसी को बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ओशन करंट्स। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कैनरी करंट जो है सो कौन से महासागर में बहता है, तो क्या आंसर करोगे? नॉर्थ अटलांटिक में। कैनरी करंट जो है सो किस कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तट पे बहता है, तो क्या आंसर करोगे? यूरोप, ठीक। यहाँ पे एक चीज और आपको समझाते हैं कि ये जो है आपका ये जो वार्म करंट जो है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और फिर जो गल्फ स्ट्रीम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ द यूरोप, यूरोप का कंबल, समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट ऑफ द यूरोप, यूरोप का कंबल, ब्लैंकेट ऑफ द यूरोप। क्यों बोलते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि दीज वार्म करेंट्स प्रोटेक्ट द वेस्टर्न यूरोप फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, समझ में क्या? यहाँ पे जो कि बहुत ठंडा होता है, तो उस ठंडे से प्रोटेक्ट करेगा ये जो गर्म धाराएं हैं, इस वजह से इसको है सो कंबल बोला जाएगा, ब्लैंकेट ऑफ द यूरोप बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको कहते हैं सारगासो सी, है ना, सारगासो सी, वो कहाँ पे है? कहाँ पे? ऊपर में? देखो यहाँ पे क्या है कि एक जो सी बनेगा, सी, सी बेसिकली क्या है? ओशन का पार्ट होता है लेकिन छोटा होता है, इनक्लोज्ड होता है, सी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सारगासो सी, ठीक है, सारगासो सागर, सारगासो सी, है ना। इसका स्पेलिंग अगर देखो, SARGASSO, सारगासो सी, ठीक है, सारगासो सी। सारगासो सी और बाकी जो सी है उसमें क्या अंतर है? जैसे कि सपोज कि यहाँ पे ऊपर में देखो तो यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ कैस्पियन सी है ना, ये सब ब्लैक सी, कैस्पियन सी जो भी है, ये मैप थोड़ा सा इनएडिक्वेट है, लेकिन इसको समझो। सारगासो सी में, ब्लैक सी में, है ना, रेड सी में, ये रेड सी हो गया, है ना, रेड सी हो गया। और सारगासो सी में, इसमें क्या आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है? वो हम समझे कि उसके नाम से है, लेकिन सारगासो सी में और बाकी सी में क्या अंतर है? फ्रेश वाटर कैसे होगा? समुद्र में है। देखो
Sargasso Sea is the only sea which is surrounded by the ocean currents. समझ में आ गया? ठीक, इसके चारों तरफ देखो ओशन करेंट्स का एक फॉर्मेशन है, सो लूप में फॉर्मेशन है। समझ में आ गया? यहाँ पे जो ओशन करेंट्स हैं उसको देखो, नोटिस करो तो नीचे से है सो इक्वेटोरियल करंट इसको घेरे हुए है, गल्फ स्ट्रीम घेरे हुए है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट घेरे हुए, इधर से कैनेडी करंट घेरे हुए। तो क्या ये सब गोल गोल यहाँ पे घेराया हुआ है कि नहीं जी? तो सारगेसो सागर जो इकलौता ऐसा सागर है, ऐसा इकलौता ऐसा सी है जो कि ओशन करेंट्स के द्वारा है सो बनाया गया है। समझ में गया? लेकिन बाकी जैसे कि ब्लैक सी देखो, कैस्पियन सी देखो, रेड सी देखो, तो इसके चारों तरफ दोनों तरफ जो है आपको लैंड या कॉन्टिनेंट्स मिलेगा, बट यहाँ पे क्या है, ओशन करेंट्स है इसके चारों तरफ। तो ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सागर है जो कि चारों तरफ से महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ है। तो उसका आंसर क्या होगा? सारगासो सी। सारगासो सी के बारे में कई बार पूछता है कि इसका जो है नाम किस वजह से पड़ा है। तो देखो सरगैसम से बना है, सरगैसम। सरगैसम क्या होता है? सरगैसम, सरगैसम बेसिकली है समुद्री घास है, सी वीड है। ठीक है, सरगैसम बेसिकली क्या है? सी वीड है। सी वीड है, समुद्री घास, आप इसको लिख सकते हो समुद्री घास। सरगासम समुद्री घास है ना? तो इस रीजन में समुद्री घास ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि पानी जो है सो यहीं पे गोल गोल जो है सो भंवर की तरफ है सो घूम रहा है ना? नीचे से जो है इक्वेटोरियल करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, फिर कैनेडी करंट है, इसके वजह से ये पूरा का पूरा है सो घिरा हुआ है। तो इस रीजन में जो सरगेसम सी वीड है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं पे जो है सो गोल गोल चक्कर लगाते रहता है। तो उसी वीड के ही नाम से जो ये सागर है इसका नाम सरगेसो सी है सो पड़ गया है। समझ में आ गया? ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में, है ना? लोकेशन पूछे तो कहाँ पे है, तो नॉर्थ अटलांटिक में है, नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक। ये हो गया, नोट कर लिए? ठीक, हाँ, तो ये सवाल के आंसर पे आएंगे। इसका जो रीजन है वो, हाँ, तो ये बताओ कि जो विंटर्स में यहाँ पे आइस का फॉर्मेशन किस वजह से नहीं हो रहा है? क्या ये विंड्स के वजह से नहीं हो रहा है कि वार्म ओशन करंट्स के वजह से नहीं हो रहा है? वार्म ओशन करंट्स की वजह से, है ना? दूसरा, इसका जो रीजन है वो करेक्ट इस वजह से करेक्ट है। स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये जो है सो वेस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में आता है। यहाँ पे कौन सा विंड्स है जी? वेस्टर्ली का जोन है ना? अपर लैटिट्यूड वेस्टर्लीज में है, तो वेस्टर्लीज का डायरेक्शन कैसा होता है? साउथ वेस्ट होता है। तो रीजन का स्टेटमेंट है सो करेक्ट है, लेकिन रीजन है सो असर्शन का प्रॉपर ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ में गया? जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो पढ़ो इसको डिटेल फिर से। द पोर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप आर ओपन थ्रू आउट द ईयर, सही स्टेटमेंट है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे वार्म वाटर्स रहेगा। वार्म वाटर्स किस वजह से? क्या ये वेस्टर्ली विंड्स के वजह से है वार्म, या फिर ओशन करंट्स के वजह से है? ओशन करंट्स, तो अगर यहाँ पे दिख देता कि ओशन करंट्स के वजह से रहता तब ए आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर बी है। लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है कि वहां पे साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो है ना, वो फ्लो करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। Match list 1 with list 2 and select the correct answer by using the codes given below. B, बॉम्बे, है ना? हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, वेटेस्ट, सहारा। तो वेटेस्ट को ढूंढो चेरापूंजी। सी का 2, सी का 2 कहाँ पे? एक ही में है, तो कर दो, है ना? ऐसा ही सवाल एग्जाम में आए तो कितना मजा आ जाएगा, नहीं? बस एक फैक्ट मालूम हो, उसी से सही कर दें, बाकी पढ़ना ही नहीं पड़े। ठीक है, बीपीएससी के एग्जाम में कई बार क्या होता है, खास करके मैथ्स वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसको सॉल्व नहीं करना होता है, आंसर्स के
जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, उसी को वैल्यू पुट करके देखो कि जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही हो रहा है कि नहीं। अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो वो सवाल हो सकता है कि 15 मिनट समय ले ले, है ना। लेकिन ऑप्शन से अगर सिर्फ पकड़ोगे तो विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड्स जो है तो सवाल बन जाता है ना। तो ऐसा कई बार होता है जान करके। तो जो मान लो तुमको ये वेटेस्ट के बारे में मालूम है, दिख गया, तो पहले वही खोज लो, है ना। बाकी भैया देखोगे तो सही होगा। जैसे ए का 4 है, हॉटेस्ट ड्राइस्ट पता नहीं, बी का 3 क्या है, कोल्डेस्ट में एंटार्क्टिका, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी का 1 है सहारा और चिली, ये क्या है? अच्छा ये गलत है ना, ये इंटरचेंज कर दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। आप अगर ये ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो बी वैसे भी सही है। चिली है सो ड्राइएस्ट हो जाएगा, है ना, ड्राइएस्ट हो जाएगा, ठीक है। और सहारा जो है सो हॉटेस्ट हो जाएगा। चिली ड्राइएस्ट क्यों होगा? मतलब डेजर्ट है बेसिकली वहां पे। कौन सा डेजर्ट है? अटकामा डेजर्ट है ना, अटकामा डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट। अच्छा अगर सपोज कि अटकामा डेजर्ट पे काफी बारिश हो रहा है किसी वजह से, तो क्या रीजन हो सकता है? ऑनशोर विंड्स। अटकामा डेजर्ट बना है ऑफशोर विंड्स के वजह से, बारिश हो रहा है तो ऑनशोर विंड्स है, ठीक है, समझ रहे हैं, बट किस वजह से, क्या रीजन है, क्यों ऑनशोर विंड्स हो गया वहां पर? कब ऐसा देखने को मिलता है कि चिली में है सो खूब बारिश हो गया? विंटर, अल नीनो के समय, है ना, अल नीनो के समय जो है आपको ज्यादा बारिश हो जाता है वहां पे। अल नीनो का क्लास नेक्स्ट जो इंडियन ज्योग्राफी का जो क्लास होगा ना मंडे को, मतलब जब भी शेड्यूल में जो भी होगा सुबह वाला क्लास में, उसमें जो उस क्लास को मिस मत करना, है ना। उसमें अल नीनो समझाएंगे, ला नीना समझाएंगे, इंडियन ओशन डाइपोल समझा देंगे, ठीक है, और साउदर्न ऑसिलेशन को समझा देंगे, और उससे रिलेटेड मतलब कि इंडियन मानसून पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझा देंगे, है ना। तो वो क्लास को मिस मत करना, नेक्स्ट जो क्लास रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, फिर से आया आपका, है ना, वो वाला क्लाइमेट आइडेंटिफाई करो कि कौन सा क्लाइमेट एक्सप्लेन कर रहा है। डेटा को पढ़िए और बताइए, सोच के बताना। क्वेश्चन नंबर 28। चलो अभी हम ना फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, सब पे देखें कौन सा, पहले सवाल पढ़ो 5 मिनट। ये इतना भी आसान सवाल नहीं है कि कोई तुरंत बोल दिए कि सर चाइना है तो इक्वेटोरियल है तो मानसून है, पहले देखो, है ना, हड़बड़ा के मत। मानसून पे कौन है? मानसून पे 3 लोग हैं, और इधर मानसून पे 4 लोग, मानसून 5 लोग मानसून पे। अच्छा ठीक है, ऑप्शन ए पे कौन कौन है चाइना टाइप पे? वेट कर रहे हो कोई उठाएगा तो सपोर्ट करेंगे। सरकार को बाहर से मदद कर रहे हो? बताओ बताओ क्या होगा? हाँ, अंदर से सपोर्ट कर रहे हो तो मानसून पे फिर क्यों क्यों नहीं हाथ उठाए? चलो अच्छा किए होते हैं। चाइना पे इक्वेटोरियल पे कौन है? इक्वेटोरियल एक, और एनीवन? हॉट डेजर्ट पे? हॉट डेजर्ट पे कोई नहीं है ना, क्योंकि बारिश हो रहा है तो हॉट डेजर्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा बात है। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग मानसून पे आंसर कर रहे हो, मानसून पे, उसमें किस वजह से कर रहे हो? अच्छा मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश हो रहा है, फिर उसके बाद जो है सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बारिश कम हो गया, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, मई में कम हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ,
कि इसमें टेम्परेचर का अगर बात करो, है ना, मॉनसून क्लाइमेट का जो एक्चुअल में जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा वेरिएशन होगा क्या? जून में जो है, ठीक है, 23, 27, 28 ये सब जा रहा है, ठीक है, और जनवरी में 3.9, 4.4, ठीक है। इसका आंसर देखो, इसमें या तो चाइना टाइप भी एक आंसर हो सकता है, क्योंकि चाइना टाइप भी एक ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे आपको राउंड द ईयर रेनफॉल होता है और समर में ही रेनफॉल ज्यादा होता है, ठीक है। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है उसमें भी अगर आप रेनफॉल देखो तो ऐसा नहीं कि विंटर्स में रेनफॉल ज्यादा होगा, लेकिन उसमें राउंड द ईयर रेनफॉल होगा और ड्यूरिंग समर्स भी रेनफॉल उसमें थोड़ा सा पीक पे होता है, ठीक है। हाँ, इंडिया में अब जैसे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें जो रेनफॉल की जो बात की जा रही है इसमें इंडिया में, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से रेनफॉल होगा जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, है ना बेसिकली। या फिर अगर मई का बात करोगे तो प्री मानसून शावर्स की वजह से होता है। तो इसमें जो मैंने आंसर देखा है वो शायद चाइना टाइप दिया हुआ है, ठीक है। अगर मॉनसून टाइप लोगे इसमें, वो भी एक करेक्ट आंसर हो सकता है, बशर्ते कि आप मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो रेनफॉल का अदर सोर्सेस है अगर आपने उसको भी काउंट किया तो, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल हो जाए, है ना, तब। लेकिन इसका आंसर आई थिंक कि चाइना टाइप है सो दिया हुआ है, ठीक है। सो देयर इज ए क्लोज, मतलब कि चाइना और मॉनसून के बीच में है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में कमीशन जो आंसर दे देता है वो फाइनल हो जाता है, उस पर आप फिर बहुत ज्यादा इफ एंड बट नहीं कर सकते, ठीक है। बट ऐसा सवाल नहीं आएगा, है ना, ऐसे सवाल से घबराओ मत। ये पहले कभी पैटर्न में ऐसा सवाल है सो पूछा जाता था, अब ऐसा सवाल नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 29 ये देखते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। There are deserts between 10 degree and 20 degree latitudes in both the hemispheres. Between 10 degree and 20 degree latitudes, evaporation exceeds precipitation. क्या होगा इसका राइट आंसर? बी, ए। Both statements 1 and 2 are true and statement 2 is the reason of 1. देखो, जो बेसिकली जो डेजर्ट्स जो होते हैं वो 10 से 20 के बीच में नहीं है, वो और ऊपर है, 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में सो ज्यादा होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है सो इनकरेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है सो करेक्ट है ना। तो इसका है सो राइट आंसर डी होगा, ठीक है, डी। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, ये वाला जो फैक्टर है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। बिटवीन 10 डिग्री एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, ऐसा क्यों है? देखो यहाँ पे एक चीज समझो, है ना, हम लोग जब ओशनोग्राफी की क्लास पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने क्या आपको बताया था कि ओशन का जो वाटर का सैलिनिटी है ना, जो लवणता जिसको कहते हैं, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स, सैलिनिटी, है ना, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स, ये किस पे डिपेंड करता है? मेन है सो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तापमान पे, है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर का मतलब कि जैसे कि सपोज कि कहीं पे कोई ओशन वाटर है और वहां पे जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा वहां पे। तो जब वाष्पीकरण ज्यादा होता है तो क्या होगा? पानी तो उड़ जाएगा, सॉल्ट वहां पे जमा हो जाएगा, तो वहां का सैलिनिटी है सो बढ़ जाता है। समझ में आ गया, है ना। सैलिनिटी यानी कि ओशन का जो लवणता है ना, वो ज्यादा कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे तापमान है सो ज्यादा होगा। तापमान जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे सैलिनिटी भी है सो, है ना, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण जो है सो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इवोपरेशन है सो ज्यादा हो रहा है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट दे, द salinity of oceans is highest at the equator, ये स्टेटमेंट है सो सही होगा कि गलत होगा?
स्टेटमेंट ये है, पहले सुनो, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कथन ये है, द सैलिनिटी ऑफ ocean waters is maximum at इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन ए है, ये स्टेटमेंट है सो सही है, ऑप्शन बी है, ये स्टेटमेंट है सो फॉल्स है। अब मुझे बताओ कि कौन से लोग हैं सो ए के साथ है, कौन से लोग बी के साथ है? ए के साथ में ट्रू है। बी पे कौन है? बी पे है, यानी कि ये स्टेटमेंट है सो गलत है ना। तो इसका जो राइट आंसर बेसिकली वही है, बी है, बी है, ये स्टेटमेंट है सो गलत है। इसके पीछे का वजह क्या है? इक्वेटर पे बारिश हो जा रहा है। जनरली क्या होता है इक्वेटर पे ऐसा है ना, ये कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे कि सैलिनिटी, टेम्परेचर, ये सब का तो दिमाग में आएगा कॉन्सेप्ट के इक्वेटर पे क्योंकि ज्यादा सन है, ज्यादा वहां पे वाष्प होगा तो ज्यादा सैलिनिटी हो जाएगा, ऐसा जनरल सोचने में लगता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इक्वेटर पे आपको जो है ना ही ओशन वाटर्स का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है और ना ही आपका जो है सैलिनिटी सबसे ज्यादा होगा। टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, 10 डिग्री लैटिट्यूड पे चले जाओ, 12 डिग्री लैटिट्यूड पे चले जाओ, वहां का ओशन वाटर्स का टेम्परेचर है सो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द इक्वेटर वाटर्स, और वहां का सैलिनिटी भी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द इक्वेटर वाटर्स। इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे का वजह यह है कि जो इक्वेटर का, जो सपोज ये इक्वेटर का रीजन है ना, इक्वेटर पे क्या होता है कि आपको क्लाउडीनेस भी होता है। ठीक है, कल भी हमने बताया था आपको क्लास में कि इक्वेटर पे है सो हर दिन है सो आफ्टरनून में बारिश हो जाता है ना, आफ्टरनून में बारिश हो जाता है। तो ये जो बारिश होगा, बारिश कैसा होता है? फ्रेश वाटर होता है कि सॉल्टी वाटर होता है? बारिश हमेशा फ्रेश वाटर होगा, है ना। समुद्र के ऊपर बारिश हो या फिर पहाड़ के ऊपर बारिश हो, चाहे कहीं पे भी बारिश हो, है ना, रेनफॉल जो है सो हमेशा फ्रेश वाटर रहता है, मीठा पानी रहता है ना। तो इक्वेटर के ऊपर जो ओशन है, इस पे ये जो बारिश होता है ना, इसके वजह से यहाँ का जो सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ना। इस वजह से इक्वेटर का जो पानी होगा उसका सैलिनिटी थोड़ा सा कम होगा। लेकिन हाँ, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे 10 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में, थोड़ा साउथ में, तो वहां पे क्या होगा कि ट्रॉपिकल रीजन्स का हीट वहां पे बहुत ज्यादा मिल रहा होगा, वहां पे इवोपरेशन बहुत ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन वहां पे रेनफॉल वैसा नहीं है। इस वजह से वहां का ओशन वाटर्स का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा और सैलिनिटी भी ज्यादा होगा। ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको यूज हो रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़ो, इसको पढ़ो फिर से, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट नंबर 2 कि बिटवीन 10 डिग्री एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड्स इवोपरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन। 10 डिग्री और 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी वजह से क्या होगा कि इवोपरेशन का मतलब क्या है ना, कि सरफेस से वाटर जो है वेपर्स गर्म होकर ऊपर चला जाए, है ना, इसको इवोपरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। और प्रेसिपिटेशन मतलब कि क्या, कि ऊपर से बारिश होकर के नीचे, है ना, धरातल पे आ जाए। तो 10 से 20 डिग्री के बीच में क्या होगा कि वाष्पीकरण है सो ज्यादा होता है, ज्यादा वाष्पीकरण होता है। इस वजह से नीचे का जो ओशन वाटर होगा इसका जो है सैलिनिटी भी बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछे कि सैलिनिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगा तो कभी भी इक्वेटर आंसर मत करना, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर। समझ में आ गया? और इक्वेटर पे सैलिनिटी मैक्सिमम क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे हर दिन बारिश हो जाता है ना। अरे सपोज कि एक बाल्टी पानी में जो है 1 किलो नमक डाल दो और फिर उसमें 10 मग पानी और डाल दो, तो उसका सैलिनिटी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही चीज इक्वेटर पे हो रहा है। ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, सब क्लास में पढ़ा चुके हैं। क्लास में एब्सेंट गोला मारोगे तो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है?
What could be the main reasons for the formation of African and Eurasian desert belt? अच्छा, अफ्रीकी और यूरेशियन रेगिस्तान बेल्ट के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है। कोशिकाओं नहीं, दाब पेटी बेसिकली, जो प्रेशर बेल्ट्स जो होता है उसके बारे में बात कर रहा है। और यह गर्म महासागर धाराओं के प्रभाव में है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। जो लोग फिजिकल ज्योग्राफी का क्लास मेरा रेगुलर किया है वो इस सवाल को कर पाओगे, और नहीं तो फिर तुक्का मारो। डेजर्ट कैसे बनता है वो क्लास याद करो, जब बताए थे कि क्या सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है डेजर्ट्स को फॉर्मेशन करने में। अगर वो क्लास याद आ जाएगा तो ये आंसर आप कर पाओगे। वन ओनली, ठीक है, वन ओनली पे। और बाकी लोग वन ओनली, और बाकी जनता का क्या कहना है? नोटा, नानो वैभव, ए वन, मतलब कॉन्फिडेंट हो या डाउट लग रहा है? डाउट लग रहा है। अरावली, एकदम सही, ये लड़के को याद है। मतलब स्टेटमेंट वन ओनली ही करेक्ट है, बट रीजन इसने सही बता दिया कि अगर यहाँ पे रहता ना कि कोल्ड वॉशन करेंट्स, तो फिर बोथ सही हो जाता। समझ में गया? सो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। समझ में गया? डेजर्ट फॉर्मेशन किस वजह से होता है? क्या सब फैक्टर्स, चलो बताओ। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स? बेसिकली सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स है ना, ये सभी क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का है, सो डेजर्ट है। जैसे कि सहारा डेजर्ट है ना, गोबी डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट, ठीक है, ये सभी है सो मतलब सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के पास का डेजर्ट है। उसके पीछे का क्या सब रीजन है कि डेजर्ट्स का फॉर्मेशन अगर कहीं पे होता है, कहीं पे भी मरुस्थल अगर बनता है, क्यों बनता है? देखो, अगर कहीं पे भी डेजर्ट्स की बात की जाए ना, टेम्परेचर हाई नहीं होगा। टेम्परेचर तो ट्रॉपिकल डेजर्ट से तो हाई होगा ना, वाटर का, कोल्ड ओशन करेंट्स की वजह से ना। हाँ। देखो, डेजर्ट्स कहीं पे भी अगर आपको, है ना, अगर समझ में आए डेजर्ट्स, अगर लिखा हुआ मिले, मरुस्थल जिसको कहते हैं, उसका सबसे बेसिक रीजन क्या है? डेजर्ट्स क्या होता है? डेजर्ट्स ऐसा इलाका, ऐसा रीजन जहां पे साल का जो औसत वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो। ठीक है, कम औसत वर्षा, एनुअल जो रेनफॉल होगा, एवरेज एनुअल रेनफॉल, इट विल बी लेस देन द 25 सेंटीमीटर। तो जाहिर सा बात है कि भाई बहुत लो रेनफॉल है, तो लो रेनफॉल किन सब वजह से है सो होता है ना? खुद ही सोचो, लो रेनफॉल है सो कब कब होगा? तो सबसे पहला रीजन कि जहां पे हवा जो है सो ऊपर से नीचे की ओर आए, यानी कि सिंकिंग एयर, सिंकिंग एयर, ठीक। जहां पे हवा नीचे से ऊपर उठेगा वहां पे तो बारिश हो जाता है, लेकिन उल्टा कर दो, सिंकिंग एयर, सिंकिंग एयर कहां पे होता है? जहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, याद आ रहा होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे हवा ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है। दूसरा, लो रेनफॉल हो रहा है, दैट मीन्स की रेन शैडो एरिया में हो जाए, वो वृष्टि छाया क्षेत्र हो, वहां पे रेन शैडो एरिया हो। ठीक है। तीसरा, कोल्ड ओशन करेंट्स हो जाए उसके बगल में, कोल्ड ओशन करेंट्स, कोल्ड ओशन करेंट्स, कोल्ड ओशन करेंट्स। ठीक है, इसका एक डायग्राम बना लो, है ना, सब एक ही में समझ में आ जाएगा। जो लोगों को बार बार कंफ्यूजन होता है, वापस से कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये होगा डेजर्ट। अब ये जरूरी नहीं है कि माउंटेन हो, माउंटेन नहीं भी हो सकता है, बट क्योंकि क्या सब फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो माउंटेन भी होता है एक फैक्टर, इस वजह से मैंने माउंटेन यहाँ पे बता दिया है ना।
यहाँ पे क्या होगा, तो एक पॉइंट आप लिख लो, है ना, ऊपर से हवा नीचे की ओर आ रहा होगा, सिंकिंग ऑफ एयर, है ना, सिंकिंग ऑफ एयर, ठीक है, सिंकिंग ऑफ एयर। सिंकिंग ऑफ एयर कहाँ पे होता है जी, है ना, हाई प्रेशर बेल्ट जहाँ पे है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है ना, अश्व अक्षांश बोलते हैं ना जी, हॉर्स लैटिट्यूड, उसको हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड बेसिकली 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के आसपास हॉर्स लैटिट्यूड हो गया, अश्व अक्षांश बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हाँ नहीं 22 नहीं 30, मतलब जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है 30 से 35 वाले रीजन में। तो सन से क्या मतलब, सन का तो वो तो प्रेशर बेल्ट तो 30 से 35 पे फॉर्मेशन हो रहा था, जब वो क्लास जब डिटेल में पढ़ाए थे हेडलेस सेल पेरल सेल, तो वहाँ पे मैंने बताया था ना कि कैसे इक्वेटर से एयर राइज करेगा, फिर 30 से 35 के पास में है सो ऊपर से हवा सिंक कर जाता है ना, वो वाला पार्ट, ठीक है, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखो, इधर जो है सो ओशन है ना, सपोज कि ये ओशन है, ये ओशन है, ठीक। अगर यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट है, कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट अगर रहेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, कोल्ड ओशन करंट की वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर से जो भी विंड्स जो मूव करेगा, तो क्या यहाँ पे वाष्पीकरण होगा क्या, पानी तो ठंडा है, जितना ठंडा पानी रहेगा उतना कम वाष्पीकरण होगा, तो इसकी वजह से ये जो विंड्स जो पहुंचता है ये भी मॉइस्चर उतना लेकर के नहीं आगे जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि कोल्ड ओशन करंट्स की वजह से दीज विंड्स विल बी ड्राई, ड्राई विंड्स हो जाएगा, ड्राई विंड्स हो जाएगा, ड्राई विंड्स हो जाएगा, ठीक। दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर कि सपोज कि ये थोड़ा बहुत मॉइस्चर लेकर के भी आगे गया, सपोज कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर पिक कर लिया, आगे इसको माउंटेन मिलेगा, माउंटेन मिलेगा तो बारिश का जो संभावना होगा वो इधर ही हो जाएगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, और इधर वापस जाएगा तो रेन शैडो एरिया में आ जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया, समझ में गया। तो ये सब कुछ फैक्टर्स अगर कहीं पे पृथ्वी पे मौजूद होगा जहाँ पे कोल्ड ओशन करेंट्स हो जाए, है ना, हॉर्स लैटिट्यूड के आसपास जो है सो सिंकिंग ऑफ एयर हो जाए, उसके आसपास कहीं पे कोस्टल माउंटेन्स हो जाए, तो वहाँ पे आपको डेजर्ट्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सहारा डेजर्ट के पास में देखो तो ऊपर से कोल्ड करेंट्स, कैनेडी करंट, ये सब है सो आते रहता है अफ्रीका के पास में, है ना। नीचे में चले जाओ, जो अटगामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे देखो तो पेरुवियन करंट है जिसको हम्बोल्ट करंट बोलते हैं, है ना, कोल्ड करंट। अब जैसे कि यहाँ पे अटकामा डेजर्ट का एग्जांपल ले लो, तो ये है सो, है ना, पेरू करंट हो जाएगा, पेरू करंट, ठीक। यहाँ पे है सो ये कौन सा पर्वत हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा, ठीक। ये कौन सा डेजर्ट कहलाएगा, अटकामा डेजर्ट कहलाएगा, अटकामा डेजर्ट, जो कि साउथ अमेरिका में है पीछे। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डेजर्ट्स का फॉर्मेशन जो है सो होता है, समझ में आ गया ये सब पॉइंट्स। तो याद रखना, कई बार आपसे अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है या फिर इवन जीएस में भी यूपीएससी का एग्जाम दोगे, या फिर अब तो खैर बीपीएससी भी मेंस में सवाल थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी का पूछने लगा है, तो शायद पूछ सकता है कि डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ subtropical deserts, subtropical deserts, these are the factors responsible for the formation of subtropical deserts, ठीक है। तो देखो अब सवाल को समझो, जो लोग गलत आंसर कर रहे थे कि इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, बिल्कुल सही है। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करेंट्स, नहीं वार्म नहीं होगा, कोल्ड ओशन करेंट्स होगा, कोल्ड,
कोल्ड ओशन करेंट्स होगा, इस वजह से स्टेटमेंट 2 है सो गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 31। Climate is extreme, rainfall is scanty, and the people used to be nomadic herders. The above statement best describes which of the following regions: African savanna, Central Asian steppe, North American prairies, Siberian tundra. साइबेरियन टुंड्रा, टुंड्रा में तो जम जाएगा जी। सवाना नहीं होगा, स्टेपीज होगा, बी सेंट्रल एशियन स्टेपीज है ना। स्टेपीज बेसिकली घास का मैदान है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड। कहाँ पे स्टेपीज? सेंट्रल एशिया, बेसिकली यूरेशिया का जो पार्ट हो जाता है यूरेशिया में, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब कि काफ़ी ठंड वहाँ पे जो है सो सेंट्रल एशिया में पड़ता है ना, बहुत ठंड हो जाता है। रेनफॉल वहाँ पे कम होता है, जहाँ भी रेनफॉल कम होगा तो वहाँ पे ट्रीज, फॉरेस्ट ये सब कम हो जाएगा, घास का मैदान है सो ज़्यादा देखने को मिलेगा। रेनफॉल और कम कर दो तो डेजर्ट बन जाएगा, है ना। एंड द पीपल यूज्ड टू बी नोमैडिक हर्डर्स। तो आप देखो जो सेंट्रल एशियन स्टेपीज जो है, ग्रासलैंड जो है, आप देखिए कि जो भी लोग पहले जो मंगोलिया से जो लोग आते थे, है ना, और इन्वेड करते थे बेसिकली, वो सभी क्या घोड़ा ये सब यूज करता था, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग हैं बेसिकली, है ना, हॉर्सेस और इस तरीके से जो एनिमल्स हैं उसको है सो पालते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट ये सब है सो काफ़ी एक्सट्रीम है और उनको काफ़ी दूर तक है सो फूड के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए सो ट्रेवल करना पड़ता है। तो इस वजह से वो लोग है सो हॉर्सेस ये सब का काफ़ी ज़्यादा यूज करता है सेंट्रल एशिया का जो लोग होता है ना। सो सेंट्रल एशियन स्टेपी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। ये जो स्टेपी है और ये जो प्रेरी है, ये सभी हमारे, है ना, ग्रासलैंड है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पशु तो चढ़ता है ग्रेन्स के लिए, बेसिकली वीट के कल्टीवेशन के लिए। वीट का कल्टीवेशन जो है सो कहाँ पे होता है? वीट जो है सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है या फिर टेम्परेट क्लाइमेट का है? जो गेहूं है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उसका फसल है या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का? कहाँ का है गेहूं? अरे इंडिया में देखो गेहूं का खेती कब किया जाता है? ठंड में किया जाता है। तो जहां भी ठंडा का टेम्परेट रीजन होगा वीट वहीं पे होता है। तो ये सब जो स्टेपी हो गया, प्रेरी बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में होता है, घास का मैदान, वहां पे टेम्परेट क्लाइमेट है, दैट इज बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वीट। गेहूं के खेती के लिए बहुत सुटेबल है वहां पे। तो इसके वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड इसको भी बोलते हैं, है ना, प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। अभी आप देखो जैसे कि लास्ट ईयर भी जो है इंडिया जो है अपने वीट के एक्सपोर्ट को है सो कम कर दिया था, याद आ रहा होगा। क्यों कम कर दिया था? हम लोग, हुआ क्या है कि जो रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना, तो ये स्टेपीज जो ग्रासलैंड है जहाँ पे आपको वीट का कल्टीवेशन होता है वो काफी डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो रसिया यूक्रेन वॉर जो है सो सिर्फ दो देशों के बीच का वॉर नहीं है, उससे प्रभाव जो है सो पूरे विश्व पे पड़ रहा है, ठीक है। हुआ क्या कि स्टेपीज में बहुत तरह का जो है सो वीट का कल्टीवेशन और भी जो टेम्परेट जो क्रॉप्स होते हैं उसका कल्टीवेशन काफी है सो चौपट हो गया रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से। और इसके वजह से क्या है कि अब ये सब जैसे यूक्रेन है, रसिया है, ये सब वीट को, गेहूं को बहुत एक्सपोर्ट करता है, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि वॉर की वजह से पूरा जो है हिसाब किताब इधर गड़बड़ा गया। तो खाद्य को आपूर्ति करने के लिए भारत जैसे देशों पे ऐसो प्रेशर बनाया गया कि भाई आप एक्सपोर्ट को बढ़ाइए। लेकिन हमारे देश में एक तो हमारा जनसंख्या इतना ज़्यादा है, दूसरा हमारे देश में फूड सिक्योरिटी का है सो एक्ट है, अधिनियम है ना, हर एक व्यक्ति को जो है जो राशन उनको मिलता है। तो उसी ऑब्लिगेशंस के तहत जो है सो इंडियन गवर्नमेंट बोला कि भाई हमारे देश का खुद का कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि हम एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि वॉर के वजह से कैसे फूड सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड का है सो थ्रेटन हो जाता है, उसका परफेक्ट एग्जांपल अभी लास्ट ईयर सब हो रहा था, है ना। और इंडिया के ऊपर सो प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप जो है सो एक्सपोर्ट को बढ़ाइए, ये करिए वो करिए। अरे भाई लड़ाई तुम्हारा अपने वजह से कर रहे हो, है ना। हम जो है अपने मतलब अपने
अपने सिटीजन्स को भूखा रखे और जो है जगत कल्याण के नाम पे जो है अपना ये बढ़ा दे, वो कहाँ से पॉसिबल है? कोविड के समय अब तो राइस का भी है, मतलब कि व्हीट का भी आप देखो तो ये सब चीज का जो है लेकर के बहुत प्रेशर बनाया गया था। मतलब कि कहने का मतलब है कि आज के समय जो है सो कोई भी इवेंट को ना सिर्फ आइसोलेशन में मत देखो कि इसका है सो सिर्फ दो कंट्री के बीच में फर्क पड़ रहा है, नहीं, उसका पूरे वर्ल्ड पे है सो उसके इकोनॉमी पे, ट्रेड पे, फूड सिक्योरिटी पे, हर चीज में फर्क है सो पड़ने लगता है। हालांकि मोदी जी अभी रसिया गए हुए हैं, लौट आ गए, उनको वहां पे ये मिला ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वहां का। अच्छा, G20 वाले में है सो पुतिन नहीं आए थे ना? नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे? क्यों नहीं आया था? अरे बेसिकली हुआ क्या था कि पुतिन के ऊपर है सो अरेस्ट वारंट है सो इशू हुआ था आईसीजे के द्वारा, है ना, तो इस वजह से वो इंटरनेशनल ट्रेवल अवॉइड कर रहे थे। हाँ, हालांकि उसको फर्क नहीं पड़ता है इस सब चीज से। मतलब जो भी सिग्नेटरी, तो देखो दिक्कत क्या है कि जब आप G20 जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप ऑर्गेनाइज करोगे तो बाकी वर्ल्ड का जो लीडर्स है वो आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा ना कि आपके यहाँ आ रहा है तो अरेस्ट करिए उसको, तो ये करिए, समझ में है ना? तो इंटरनेशनल प्रेशर को भी तो हैंडल करना होता है, इस वजह से वो अपना जो है प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया, खुद ही नहीं आया। और इंडिया का वैसे भी रसिया से के साथ जो रिलेशन है वो वेस्ट को पता है कि इंडिया का जो है पुराना फ्रेंड रसिया है, ठीक है। अभी जैसे देखो जो जब से ये रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, इसके पीछे एक मतलब देखोगे कि मतलब है ना, जयशंकर का अगर कभी आप देखो उनका जो अपना रहता है स्टेटमेंट ये सब, है ना, उनसे एक संवाददाता ने पूछा कि जो है अभी पूरा का पूरा विश्व जो है रसिया यूक्रेन वॉर में रसिया जो है सो एट्रोसिटी कर रहा है यूक्रेन के ऊपर जो है, और इंडिया जो है सो उसको सपोर्ट ये कर रहा है, मतलब रसिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा ओपनली, ये ऊपर के कुछ सवाल पूछा। तो बोला कि भाई रसिया में जैसे आप इंडिया के साथ बोलते हो ट्रेड को कम करने के लिए, तो सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन जो एनर्जी का है वो यूरोपियन कंट्रीज ही करती है, रसिया से ऑयल्स को और गैस को इंपोर्ट करती है ना। लेकिन अभी वॉर की वजह से उन लोग के बीच में थोड़ा बहुत ये हुआ कि चलो रसिया के जो एनर्जी जो हम लोग इंपोर्ट करते थे ऑयल और गैस, है ना, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि रसिया कमजोर पड़ जाए, है ना, उसका मेन एक्सपोर्ट जो है सो एनर्जी एक्सपोर्ट है, कम हो जाएगा। तो इसी बीच में क्या हुआ कि अपने आपदा में अवसर का जो हिसाब किताब होता है भारत सरकार ने किया। भारत का क्या किया, इंडिया का देखो तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग कंट्री है। हमारे यहाँ जो कच्चा तेल को रिफाइन करके और जो उसको कंजम्पशन के लिए जो तेल बनाते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल को ये करके और उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स ये सब जो बनाते हैं, इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट जो है सो रिफाइनिंग कंट्रीज है। तो इंडिया सोचा कि ठीक है रसिया जो है सो तेल उधर भेज नहीं रहा है, तो इंडिया रसिया अपना ट्रेड बढ़ाया और इंडिया के ऊपर जो है सैंक्शंस हालांकि लगाने की बात यूएस जो है सो करते रहता है कि आप जो है सो रसिया के साथ जो है सो ट्रेड को कम कर दो, किसको? हाँ तो वही है ना, तो मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मर्चेंट नेवी में है ना, तो उनसे बात मतलब मेरा भी वही था प्रोफेशन, तो उनसे बात होती है तो वो लोग यही बोलते हैं कि अभी जैसे बात हुआ कि सिर्फ कहाँ जा रहा है, तो रसिया जा रहा है। बोला कि पिछले एक साल से इतना वॉइस हमारा रसिया की तरफ बढ़ गया है, कच्चा तेल वहां से लेकर के आते हैं गुजरात ये सब में, उसको डिस्चार्ज करते हैं, यहाँ पे उसको है सो प्रोसेस किया जाता है और उस प्रोसेस ऑयल को वापस यूरोप भेज दिया जाता है। तो सोचो कि इसमें मूर्ख कौन है, तुमको रसिया का ऑयल चाहिए तो भाई डायरेक्ट मंगा लो ना अपने पास में यूरोपियन कंट्रीज में, इंडिया के थ्रू ले रहा है ना, तो इंडिया का भी फायदा है इसमें कि ठीक है हमारा है सो मार्केट है सो एक्सपोर्ट मार्केट है सो ग्रो कर रहा है। तो ये चलते रहता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सब चीज चलते रहता है कि जो चीज डायरेक्ट नहीं होगा ना वो इनडायरेक्ट ऐसे हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इन अफ्रीका इफ वन ट्रेवर्सेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ बिटवीन द 20 डिग्री टू 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्रॉड नेचुरल वेजिटेशन इज, क्या सवाल पूछ दिया यार।
नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, चलो आंसर करो इसका क्या होगा। नॉर्थ मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। इसमें मतलब कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या कुछ? डेजर्ट टाइप, फिर सवाना, फिर देखो एक चीज तो समझो कि मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है, अगर अफ्रीका की बात की जाए, है ना, बेसिकली यहाँ पे है आपको केप टाउन के पास में है, सो मेडिटेरियन क्लाइमेट है, ठीक। सबसे नीचे है मेडिटेरियन क्लाइमेट, तो सबसे लास्ट में कौन सा ऑप्शन है? इसको हटा दो, इसको हटा दो, या तो ये होगा या फिर ये होगा। फिर सबसे ऊपर में डेजर्ट है, सबसे ऊपर में डेजर्ट होगा, ठीक। डेजर्ट के बाद है सो एक सहेल का रीजन आता है, सेमी एरिड रीजन होता है। यहाँ पे जाओगे तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होगा, यहाँ पे जाओगे तो सवाना क्लाइमेट होगा, ठीक है, अफ्रीका में। देखो ऐसा कुछ सीक्वेंस बैठ रहा है क्या? डेजर्ट, सवाना, डी, सवाना डेजर्ट। देखो ये रेन फॉरेस्ट जो है ना थोड़ा इधर होगा यहाँ पे सीक्वेंस, ठीक है। बाकी ये सी इसलिए गलत है, क्या टाइप किया यार, इधर भी मेडिटेरियन है इधर भी मेडिटेरियन है, गलत टाइप कर दिया है बेसिकली। डी इसका आंसर होगा, समझ गया। हमने अभी पढ़ा ना कि मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ पे पाया जाता है? केप टाउन में पाया जाता है। केप टाउन कहाँ है? बिल्कुल यहाँ पे साउथ अफ्रीका में नीचे में। तो नॉर्थ से साउथ का बात किया जा रहा है तो सबसे साउथ में है सो मेडिटेरियन क्लाइमेट होगा, डी इसका है सो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हेगिस्टोथर्म्स वेरी लो टेम्परेचर, यस, ठीक है। हेगिस्टोथर्म्स बेसिकली जो बहुत कम तापमान में जो पौधा ये सब जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं। बेसिकली इसमें जो टुंड्रा क्लाइमेट्स ये सब का जो आ जाएगा है ना, मॉसेस, फर्न्स, ये सब जो है सो हेगिस्टोथर्म्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। ये मैप पे आपको बताना है कि ऑफ द 4 शेडेड एरियाज इन द मैप विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट ड्राई समर, माइल्ड एंड मॉइस्ट विंटर्स एंड सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। वाह क्या बात है। तो पहले बताओ कि कौन सा क्लाइमेट को ढूंढने के लिए बोल रहे हैं आपको? पूरा पढ़ो। क्योंकि माइल्ड एंड मॉइस्ट विंटर्स की भी बात की जा रही है, विंटर्स मॉइस्ट का बात कर रहा है, तो कहाँ पे है, कौन सा है? फोर्थ ऑस्ट्रेलिया है जी, केपटाउन थोड़े है वो। वन इसका राइट आंसर है, वन इसका राइट आंसर है, कैलिफोर्निया, करेक्ट। वन इज द राइट आंसर, कैलिफोर्निया ये रहा, है ना। तो बेसिकली ये जो डिफाइन किया गया है, हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड एंड मॉइस्ट विंटर्स बेसिकली एंड सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ये बेसिकली क्या है? मेडिटेरियन क्लाइमेट का है, ठीक है। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट बेसिकली कहाँ? कैलिफोर्निया, एकदम एग्जैक्ट दिखा रहा है डिट्टो यहाँ पे, कैलिफोर्निया, है ना, नॉर्थ अमेरिका में। सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेट है आज वाला, इसमें कुछ वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन सब है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल वैसा है नहीं, ठीक है। इसका सवाल सब देखना है, वो उसको बुलाओ कर, या फिर रुको।
ठीक है, चलो ये आज का सेट है। पहला क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली कितना है? पृथ्वी के सतह का लगभग जल कितना आच्छादित भाग है? 2/3 है। हाँ, 2/3 है बेसिकली, 2/3, 2/3 है ना, यानी कि अर्थ पृथ्वी पे 2/3 हिस्सा जो है सो वाटर है बेसिकली, है ना, वही पूछा गया है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर इज अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन। तो मतलब पूछ रहा है कि हमारे हाइड्रोस्फीयर में सबसे बड़ा जो पार्ट है किसका होगा? तो प्रशांत महासागर का होगा, है ना। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन भी है, सो इसका सी है, सो राइट आंसर हो जाएगा पैसिफिक, प्रशांत। हाउ मेनी ओशंस आर देयर ऑन द प्लेनेट अर्थ? 5। कौन से? हाँ, 5 ओशंस है ना। पैसिफिक ओशन सबसे बिगेस्ट, सबसे लार्जेस्ट, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और एंटार्क्टिक। अच्छा ये बताओ कि सारे ओशंस जो है सो आपस में कनेक्टेड है कि आइसोलेटेड है? हाँ, कनेक्टेड ही होगा ना। समुद्र के बीच में कभी गए हो? जाने का इच्छा है? क्रूज लाइंस पे जाना फिर। अब तो खैर इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है क्रूज लाइंस, है ना, पहले नहीं था, पैसेंजर शिप था बट क्रूज लाइन नहीं था इंडिया में, अब हो गया है। लेकिन कभी क्रूज पे जाना हो तो अटलांटिक में जाना, है ना, मेडिटेरियन में जाना, उधर ज़्यादा मजा आएगा। उधर उधर का क्लाइमेट थोड़ा सा अच्छा ठंडा टाइप का रहता है। इंडियन ओशन में जाओगे गर्म पानी, है ना, उमस टाइप का थोड़ा फील होगा, उधर वैसा नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सरगैसो इज, अभी तो जस्ट बताया ये सब चीज। सरगैसो इज रिलेटेड टू द ओशन, दैट ओशन इज नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर। सरगैसो सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय टिपिकल मरीन वेजिटेशन। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज डज नॉट हैव ए कोस्ट लाइन, यानी कि कौन सा ऐसा समुद्र जिसकी तट रेखा नहीं है? सरगैसो सी। वाई? बिकॉज सरगैसो सी इज सराउंडेड बाय ओशन करेंट्स, सराउंडेड बाय ओशन करेंट्स। अभी उड़ते हुए मछली देखे हो? फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग स्नेक नहीं, ग्लाइडिंग स्नेक होता है बेसिकली वो। एक फ्लाइंग स्नेक है, मतलब फ्लाइंग नहीं होता है, ग्लाइड वाला होता है बेसिकली, जो काफी दूर तक ग्लाइड कर जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कहने के लिए बोल सकते हैं फ्लाइंग है, बट फ्लाइंग फिश का हम बात कर रहे हैं, वो देखे हो कभी? अरे नहीं, वो तो डॉल्फिन हो जाता है, वो तो पानी में जंप लेता है, वो नहीं। डॉल्फिन का ही पार्ट वेराइटी है, गैंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं उसको, भागलपुर में भी है। तो गैंगेटिक जो डॉल्फिन है, इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर किया गया है ना। गैंगेटिक डॉल्फिन बेसिकली क्या है, गंगा में जो डॉल्फिन पाया जाता है, जिसको आम भाषा में सोस बोलते हैं, वो ब्लाइंड होता है। ठीक है, आंख उसके पास नहीं होता है, तो फिर वो कैसे जो है सो अपना जीवन यापन करता है? सोनार, वो जो है सो साउंड वेव्स से, है ना, जैसे कि सपोज कि सोनार काफी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स को जनरेट करता है, और जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके उसके पास में आता है, तो उसका ब्रेन है सो मैप कर लेता है, उसके हिसाब से उसको टोपोग्राफी पता चल जाता है कि कितना डेप्थ में है, आगे मेरा जो है सो कुछ कोस्ट तो नहीं आ गया, या फिर कोई छोटा मछली तो नहीं है आगे में, है ना। तो सोनार की वजह से है सो वो करता है, बट वो ब्लाइंड होता है, ये ध्यान रखना है ना। लेकिन बहुत सारा डॉल्फिन जो है आपको जो ओशंस में पाया जाता है, वो ब्लाइंड नहीं होता है, वो सब आईज होता है उसके पास, लेकिन गैंगेटिक डॉल्फिन है सो ब्लाइंड होता है। ठीक है, अच्छा फ्लाइंग फिश के बारे में बता रहे थे, है ना हम लोग।
इंडियन ओशन में खास करके है ना ये देखने को मिलता है, जैसा कि समझो ना कि जो मछली सपोज कि इतने साइज का है ना, इतने साइज का मछली रहेगा और उसको साइड में दो पंख भी रहेगा, ठीक है। हाँ, उसको कभी यूट्यूब पे सर्च करना तो उसका वीडियो भी मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। वो क्या करेगा ना कि पानी के अंदर स्विम करते करते आएगा और कई बार है सो निकल जाएगा बाहर, और कम से कम 100 मीटर 200 मीटर तक ना हवा में ग्लाइड करता है और पूरा पंख ऐसे फैला करेगा, ठीक है। वो इसलिए डेवलप किया है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म है कि सपोज कि कोई उसको बड़ा मछली चेज कर रहा होता है ना, तो पानी के बाहर जंप करके और फ्लाई करके काफी आगे चला जाता है ताकि बड़ा मछली उसको पकड़ ना पाए, है ना। तो हम भी जब सेलिंग करते थे तो पहली बार हमको ये देखने को मिला वहां पे, कि हम भी तो पहले देखे नहीं थे। एक दो बार क्या हुआ कि शिप पे जो है सो आकर के वो गिर जाता था, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कभी ऐसा देखे, अगर सामने में अगर जिंदा हुआ ऐसा कुछ दिखा तो उठा के वापस पानी में फेंक देते थे, नहीं तो कई बार ऐसा मर जाता था, मान लो कोई नहीं देखा है ना, बाद में कभी नजर पड़ी तो इधर आके मर गया। तो वैसा मछली भी होता है जो कि पानी के बाहर है सो काफी मतलब 100 मीटर तक हम लोग तो देखते थे लाइव, मतलब 100 मीटर तक ऐसा लगेगा कि अरे यहाँ से निकला और वहां जाके है सो गोता खाया पानी। और ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा, मतलब इतना 6-7 इंच का 8 इंच का जो है उसका टोटल लेंथ रहेगा, लेकिन हाँ फ्लाई अच्छा दूर तक फ्लाई करता है। इंडियन ओशन में बहुत दिखता था वैसे। वेल ये सब भी कभी दिखता था बट रेयरली, वेल ज्यादा नहीं दिखता था। बर्मुडा ट्रायंगल इज लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक। क्या इसके बारे में मिथ वही है कि यहाँ पे कोई जो है एयरक्राफ्ट जाता है तो डूब जाता है, या फिर जहाज जाता है तो डूब जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सब कुछ फैक्टर नहीं है। अब ये सब कुछ ना मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कहाँ लोकेटेड है, कौन सा किधर लोकेटेड है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, पूरा का पूरा है सो याद करने वाला हिसाब किताब है। ग्रेनेडा इज लोकेटेड इन कैरेबियन सी। हाँ, बेसिकली ये वेस्ट इंडीज का जो आइलैंड ग्रुप है ना उसी का पार्ट है ये, ठीक है। ग्रेनेडा, ग्रेनेडा जो है इट इज एन आइलैंड कंट्री ऑफ द वेस्ट इंडीज कोस्ट, वेस्ट इंडीज के पास में, कैरेबियन के पास में है ना। तो ग्रेनेडा कहाँ पे है ना, एक आइलैंड है, द्वीप है, कहाँ पे, तो कैरेबियन सी में है ना, कैरेबियन सी में। और ये वेस्ट इंडीज ग्रुप का पार्ट है बेसिकली, वेस्ट इंडीज। माल्टा इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी। माल्टा बेसिकली कंट्री है और ये कहाँ पे है, बाल्टिक सी में है, मेडिटेरियन सी में है, ब्लैक सी में है, नॉर्थ सी में है, कहाँ पे? मेडिटेरियन, मेडिटेरियन में है माल्टा, भूमध्य सागर जो है वहां पे है। चलो ये अफ्रीका का एक सवाल मैप पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी। देखो ये सब सवाल ऐसा है ना कि कोई हम लोग आपको है ना, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो एटलस लेकर के बैठो और खुद भी जो मेजर ओशंस हैं, जो सीज हैं है ना, उसके पास में पहले उसका लोकेशन याद करो कि अच्छा ब्लैक सी है तो कहाँ पे है ना। तो ब्लैक सी आपको दिखेगा एशिया और यूरोप के बीच में दिखेगा, उसके थोड़ा ऊपर जाओगे कैस्पियन सी दिखेगा, उसके बगल में बाल्टिक सी दिखेगा, अगर मेडिटेरियन सी में जाओगे तो एजियन सी दिखेगा, एड्रियाटिक सी दिखेगा, है ना। फिर उसके बाद ब्रिटेन के पास में जाओगे तो नॉर्थ सी दिखेगा। तो ऐसे करके जब चीज़ों को जब आप आइडेंटिफाई करोगे, उसका लोकेशन क्या है, उसके आसपास नेबरिंग कंट्रीज क्या है, तो अभी ऐसा सवाल एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो इसका कोई उपाय नहीं है, तुक्का मारोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा अफ्रीकन कंट्रीज जो है जो कि मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। हाँ, शर्ट है ना। देखो मोरक्को और ट्यूनिसिया बिल्कुल नॉर्थ अफ्रीका का कंट्री है, बिल्कुल सबसे ऊपर का कंट्री है ना। ट्यूनिसिया, मोरक्को ये सब बिल्कुल ऊपर में है, तो बिल्कुल मेडिटेरियन से है सो करेगा। अल्जीरिया भी नॉर्थ में, थोड़ा सा वेस्ट साइड में आ जाता है, थोड़ा सा वेस्ट साइड में, तो ये भी मेडिटेरियन में है सो ओपन होगा। लेकिन जो छठ है ना, ये बेसिकली देखो तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है अफ्रीका का, है
इसके चारों तरफ पूरा है सो कंट्री है, कोई भी ओशन वाटर बॉडीज नहीं है, लैंड लॉक्ड कंट्री है जी, लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है। Which one of the following countries of South West Asia does not open out to the Mediterranean Sea? देखो एग्जामिनर को है सो मेडिटेरियन सी से बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक। तो इसको क्या करना कि एटलस लेकर के बैठना और मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में जो यूरोपियन कंट्रीज है उसका नाम नोट कर लो, नीचे में जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसका नाम नोट कर लो, और इधर जो एशियन कंट्रीज है उसका नाम नोट कर लो। ये आपको किसी न किसी एग्जाम में सवाल आता ही आता है ना। जब भी मैप पे पूछेगा 90% चांस है कि मेडिटेरियन सी के आसपास का पूछेगा वो, ठीक है, या फिर रेड सी के आसपास पूछेगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? लेबनान, जॉर्डन है, जॉर्डन। देखो जब मिडिल ईस्ट का ये सब मैप वेप देखोगे ना उधर का, तो पाओगे कि सीरिया जो है मेडिटेरियन में है सो ओपन होता है। लेबनान जो है बेरूत इसका कैपिटल है। आपको 3-4 साल पहले का एक इंसिडेंट हुआ था, लेबनान का एक्सप्लोजन हुआ था, कितना लोगों को याद है? बेरूत में एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब लेबनान एक्सप्लोजन हुआ था। आई थिंक कि 2 साल 3 साल जो है समय हो गया होगा पूरे। मतलब हुआ क्या था कि एक जो है लेबनान के पास पोर्ट पे क्या हुआ था कि किसी दूसरे देश का कंटिजेंट था, उसमें काफ़ी एक्सप्लोसिव जो है सो है ना कैरी करके ले जाया जा रहा था। किसी वजह से उसको लेबनान के पोर्ट पे है सो उसको है ना उसके वेयर हाउस में है सो रख दिया गया था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव था उसमें, ठीक। वो है सो डेटोनेट हो गया। लेबनान एक्सप्लोजन करके सर्च करना, उसका वीडियो भी है यूट्यूब पे देखना। उसके वजह से पूरा का पूरा लेबनान जो है मतलब तबाही, मतलब कितना किलोमीटर्स तक जो बिल्डिंग्स हैं ये सब पूरा जो है सो ढह गया था उसके एक्सप्लोजन की वजह से, लेबनान की वजह से। बाकी इसराइल तो आपको मालूम है कि इधर से कोस्टल वाले एरिया में है ही। जॉर्डन इसका है सो राइट आंसर है, जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन। तो ये सभी जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये आपको जो है जब तक एटलस में खुद से बैठ के लोकेट नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। Mediterranean Sea is a border of which of the following countries? Jordan, Iraq, Lebanon, Syria. 1, 3, 4। अरे अभी जॉर्डन जस्ट बताया नहीं है, तो जॉर्डन को काहे काउंट कर रहे हो डी में? 3, 4 हो जाएगा, ठीक है, लेबनान और सीरिया हो जाएगा। Which of the following is the busiest oceanic route in the world? नॉर्थ अटलांटिक। इसके पीछे का वजह क्या है? सालों भर तो मलक्का स्ट्रेट भी खुला रहता है जो कि इंडियन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। वो उस पर्सपेक्टिव में होगा कि अमेरिका और यूरोप के बीच में जो ट्रेड का जो रूट है ना, इस वजह से होगा, है ना। सो नॉर्थ अटलांटिक हो जाएगा बिजिएस्ट। लेकिन ये पूछने का तरीका सही नहीं है ना, किस पर्सपेक्टिव में पूछा जाना चाहिए था, ऐसा सवाल को है ना क्लियर करना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर बताओ। Celebes Sea is located in Central America, Southeast Asia, Arctic Ocean, North Sea. Celebes Sea, Celebes सागर कहाँ पर है? ऐसे बहुत छोटे छोटे स्मॉल जो है अनपॉपुलर सीज भी हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ोगे, बट एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ देता है। बताओ कहाँ पे है? हाँ तुक्का मारो, बताओ तुक्का मारो कहाँ पे होगा? सिलेबस से बाहर हो गया? बताओ, गेस वर्क कुछ भी करो ना, गेस लॉजिकली सोचो कि सेंट्रल अमेरिका के पास में क्या सब सी पढ़े हो, आर्कटिक ओशन में क्या सब सी पढ़े हो, ऐसा कुछ याद करो। साउथ ईस्ट एशिया, बी, फिलीपींस के पास में। क्या होगा राइट आंसर? बी ही राइट आंसर है इसका, बी ही इसका सही जवाब है। इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच का एक सी है ना, उसी को सिलेबस सी कहते हैं, ठीक है। तो याद कर लो, अगर कभी एग्जाम में ये वापस से आएगा तो सिलेबस सी है सो साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच का जो सी है उसको सिलेबस सी, ठीक है।
इंडोनेशिया और एंड फिलीपींस के बीच में, ठीक है। Which of the following pair is not correctly matched? Telegraph Plateau, Indian Ocean, Cocoa Ridge, Pacific Ocean, Walvis Ridge, Atlantic Ocean, Agulhas Basin, Indian Ocean. अगुलहास अगुलहास करंट तो पढ़ोगे, ओशन करंट इंडियन ओशन के पास में, मेडागास्कर के पास में है, सो फ्लो करता है। इसका आंसर है ए, टेलीग्राफ प्लेट्यू, अटलांटिक का है वो, ठीक है। टेलीग्राफ प्लेट्यू जो है नॉर्थ अटलांटिक का है, बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक का है। ये सब रटन सवाल सब है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या ही बताएं इसमें, बाकी ये सब याद कर लो। अगुलहास बेसिन है सो इंडियन ओशन में है, वाल्विस रिज जो है सो अटलांटिक ओशन में है, कोकोआ रिज जो है सो पैसिफिक ओशन में है, 90 ईस्ट रिज जो है सो कहाँ पे है बताओ। 90 ईस्ट रिज कहाँ पे होगा? पैसिफिक में, इंडियन में, अटलांटिक में, आर्कटिक में? इंडियन ओशन में है, ठीक है। ये आखिरी सवाल है, इसको बंद करते हैं आप। ये बताओ कि ये रिज बेसिकली होता क्या है? मतलब ऊपर से डूब गया है या फिर नीचे से फॉर्मेशन हुआ है, क्या है? नहीं नहीं, देखो ये जो रिज है ना बेसिकली, है ना, इसको हिंदी में कटक कहते हैं, ठीक है। मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक रीजेस, ठीक है, रिज। नहीं नहीं, कहाँ पे बनता है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के पास में, मिड ओशनिक रीजेस, MOR, मिड ओशनिक रीजेस, ठीक है, मिड ओशनिक रीजेस, मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक, ठीक है, मध्य महासागरीय कटक कहां पर बनता है? तो मध्य महासागरीय में है, मिड ओशन का बात ही कर रहा है, यानी कि इट इज फॉर्म्ड एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्लेट जहां पे दो प्लेट्स जो है ना, एक दूसरे से दूर हो रहा हो, ठीक है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होता है जब एक दूसरे से दूर होगा, बेसिकली ये ओशन बेसिन है, इसमें ऐसा पानी भरा हुआ है ना, ये ओशन वाटर्स है। तो ओशन के बीचों बीच में क्या होता है कि नीचे से जो है सो मैग्मा राइज करता है ना, ऐसे मैग्मा राइज करता है, कन्वेक्टिव सेल बनता है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक से क्लास याद करो, सब बताए थे। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे क्या होगा कि इसके वजह से इधर एक फोर्स लगेगा इस प्लेट पे और इस पे इधर की ओर, तो दोनों है सो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे गैप क्रिएट होता है, यहाँ से मैग्मा, ये जो नीचे से जो मोल्टन मैग्मा है ये राइज करेगा और ऊपर में आकर के जम जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग रिज बोलते हैं, समझ में आ गया? रिज। तो जितने भी ओशंस आप देखते हो, ये तो वर्ल्ड मैप बनाए थे ना, इधर गया वो, हाँ, जैसे कि ये ओशन है ना, अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे क्या है ना, कि अटलांटिक के बीचों बीच ऐसे देखोगे ना तो एक रिज है हजारों किलोमीटर लंबा, है ना, ऐसे विस्थापन हो रहा है, यानी कि ओशन का जो फ्लोर है वो दोनों अलग दिशा में मूव कर रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से इंडियन प्लेट में ऐसा है सो रिज है ना, ओशन वाटर्स के अंदर में जाओगे वही सब 90 डिग्री ईस्ट रिज है। यहाँ पे एक कार्लसबर्ग रिज भी है इंडियन ओशन में, पैसिफिक में कोकोआज रिज, ये सब करके। तो ऐसे हर एक ओशन में, इधर पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के बीच में भी ऐसा ही रिज है ना, हजारों किलोमीटर। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेंजेस, ऐसे कुछ सवाल पूछे तो अगर वहां पे ऑप्शन में मिड ओशनिक रिज अगर दिखे उसको आंसर कर देना, क्योंकि वो बहुत लंबा, जितना ओशन का जितना विस्तार है ना उसके बीचों बीच उतना बड़ा है रिज होता है हर एक ओशन, समझ में आ गया। लेकिन अगर कभी ये पूछे एग्जाम में कि टेरेस्ट्रियल माउंटेन्स में, टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर जो माउंटेन्स होता है उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सा है? टेरेस्ट्रियल माउंटेन्स, ये तो हो गया पानी के अंदर का रेंज हो गया ना, डूबा हुआ है, एंडीज हो जाएगा, है ना, एंडीज यहाँ पे है साउथ अमेरिका में, समझ में आ गया। कुछ 6600 किलोमीटर के अराउंड कुछ इसका टोटल लंबाई है ना। वहां पे हिमालय मत आंसर कर देना एग्जाम में, हिमालय नहीं है, हिमालय 2500 किलोमीटर के अराउंड कुछ है। तो एंडीज जो है सो आपके टेरेस्ट्रियल में यानी कि कॉन्टिनेंट्स पे सबसे लॉन्गेस्ट है सो रेंज हो जाता है। लेकिन अगर पूरे पृथ्वी का हिसाब किताब अगर लिया जाए और अगर वहां पे ऑप्शन में अगर आपको मिड ओशनिक रिज अगर दिया हुआ है तो वो है सो आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे ओशंस के अंदर है सो इसका फैलाव है थ्रू आउट ऑल द ओशंस, समझ में गया। मिड ओशनिक रिज मध्य महासागरीय कटक, और इसके बारे में ध्यान रखना कि कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो जहाँ पे दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे होता है, ठीक है। चलो फिर इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सुबह वाले क्लास में प्रेजेंट हो जाना जो नेक्स्ट ज्योग्राफी क्लास रहेगा, क्योंकि उसमें हम लोग अल नीनो ये सब डिस्कस करने वाले हैं। अगर वो क्लास मिस करोगे तो जीवन में अल नीनो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।